गाइस कैसे हो आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ कोडर ओम पर। सो गाइस हमने तो पूरी की पूरी समरी कर ली थी स्टेट्स की, लेकिन हमारा जो सीटी है और जो मैथ्स वन है उसका जो आखिरी टॉपिक है वो है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ थ्योरी का। और ग्राफ थ्योरी इसमें जो है अभी हमें बस इंट्रोड्यूस कराया गया है। ग्राफ थ्योरी में होता क्या है, मेन जो चीज है आपको वो आपको डीएसएमएस देखने को मिलेगी, यानी कि आप जब ग्राफ थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ ग्राफ थ्योरी पर। इसमें आपके दोनों सीटी के भी टॉपिक कवर होंगे और मैथ्स के भी कवर होंगे। सीटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, जो कि दो टॉपिक बताए गए हैं, एक है बीएफएस और एक है डीएफएस। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक है आई थिंक ये 15 से 20 मिनट में ही आपके खत्म हो जाएंगे। और जो बाकी पूरी वीडियो चलेगी वो है आपकी पूरी की मैथ की चलेगी। ठीक है, तो ये एक अकेला वीडियो होगा जो कि मैथ और सीटी दोनों को कवर करेगा। इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ ग्राफ थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा, इसलिए मैं पहले ही बुक लेके आ चुका हूँ, उसमें जो भी पॉइंट्स है सब के सब कवर होंगे। और मैं यहाँ पे भी बताऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि डायरेक्ट पूछी जाएंगी एमसीक्यू में, वो सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले ग्राफ क्या है। स्टार्टिंग में आपको अगर याद होगा तो मैंने सीटी में ही बता दिया था कि ग्राफ होता क्या, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का आपको एक डायग्राम देखने को मिलता है, जहां पर आपको एक लाइन होगा और एक सर्कल में आपका कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, उस एलिमेंट को यानी कि जो आपका लाइन है इसको हम एज कहते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये एज है हमारी। ठीक है, ये जितने भी लाइंस दिख रही हैं ये सारी की सारी एज है हमारी। जहां पर आपका दो एज मिलता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। जैसे कि देखो, ये लाइन और एक ये लाइन मिल रही थी यहाँ पर, तो ये हमारे वर्टेक्स है। और इसके एंड में भी आपको एक वर्टेक्स देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे दो एजेस मिलती है वहां पे वर्टेक्स बनता है और उसके एंड में भी आपको वर्टेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वर्टेक्स देखने को मिल रहा है। तो ये होता है आपका ग्राफ। ऑल्दो मैं पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये 80 पेजेस की पीडीएफ है, और अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने चलूंगा तो आई थिंक 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ये है आपका ग्राफ, नॉर्मल जो आपका ग्राफ होता है। अब देखो, ग्राफ में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला सिंपल ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसमें ना ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, बस आपको एक नॉर्मल ग्राफ होता है। ठीक है, जिसमें आई थिंक आपको चार यहाँ पे वर्टिसेस दिए हुए हैं और चार आपको एजेस दिए हुए हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अगर आपका ग्राफ में जो ये आपका एज है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको शो करे, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स की तरफ आपको शो करे। जैसे कि अगर ये मैं ले लेता हूँ बी से डी का एज, तो अगर मैं इसमें ऐसे एक एरो बना देता हूँ जो कि बी से डी की तरफ जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से सी की तरफ जा रहा है, सी से ए की तरफ जा रहा है और एक से बी की तरफ जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। और अनडायरेक्टेड, अभी आपने जो सिंपल ग्राफ देखा वही अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एजेस में डायरेक्शन नहीं शो की जा रही है। या फिर आप उसको डबल एरो से भी शो कर सकते हैं, या तो आप इधर भी चले जा सकते हैं या तो उधर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज एक ही है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल एज होता है वो क्या बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये आपका जब डबल साइडेड जो एरो है वो भी बता रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और अगर मैं कंप्लीट ग्राफ की बात करूँ तो वो आपका एक प्रॉपर साइकिल बनाता है, यानी कि वो मतलब आपके जितने भी वर्टेक्स हैं सब के सब वर्टेक्स कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी वर्टेक्स किसी भी एक वर्टेक्स से छूटेगा नहीं। तो ये हो गया आपका पूरा कि ग्राफ का कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं पाथ एंड रीचेबिलिटी क्या होती है। देखो, दोनों टर्म सुनने में एक जैसे, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। पाथ पाथ की अगर मैं बात करूँ तो इस एज से हमारा पाथ का रिलेशन है, यानी कि ए से सी के बीच का कोई पाथ है या फिर कि नहीं। ठीक है, और अगर मैं रीचेबिलिटी की बात करूँ तो देखो, अगर मैं कहूंगा ना आपसे, जैसे कि इस डायग्राम को देखो, ए से एफ का बीच में कोई पाथ है कि नहीं, तो पाथ तो नहीं है लेकिन रीचेबिलिटी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, ए से सी, फिर सी से डी, डी से ई, और यहाँ पे अगर आपका कोई एक ऐसा लाइन होता है तो आप एफ तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो पाथ और रीचेबिलिटी दोनों अलग अलग टर्म है लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो ये हो गया आपका पाथ एंड रीचेबिलिटी, जो कि मैंने पूरा एक नॉर्मल टर्म में आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, अब बात करते हैं कलरिंग। तो इसको नोट कर लो, ये आपका 100% एक क्वेश्चन बनता है कलरिंग के ऊपर। कैसा क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई ग्राफ दे देगा और उसमें पूछेगा कि मेनली कितने कलर से आप उस ग्राफ को पूरा कलर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, तो देखो, आपको क्या करना होता है, आपको पहला एक वर्टेक्स को कोई कलर कर लो। जैसे कि आप आरजीबी लेके चलो, आर जी एंड वेट, आर जी एंड बी। ठीक है, आरजीबी लेके चलो, पहले को रेड कर दो, रेड कर दिए। अब सुनो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है। आपका जो अल्टरनेटिव है, यानी कि इसके पास इसके बाद वाला जो होगा
वर्टेक्स वो सेम कलर ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो वर्टेक्स होगा वो सेम कलर ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो अगर इसको आप रेड लेते हो तो इसको ग्रीन लेना कंपलसरी है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये ग्रीन हो गया तो ये ग्रीन नहीं लेगा, या तो ये रेड ले सकता है, क्योंकि देख रहे हो ये रेड है लेकिन इसके इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो ये रेड ले रहा है तो ये भी रेड ले सकता है। लेकिन अगर ये रेड ले रहा है तो ये रेड नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच का कनेक्शन हो गया। ये रेड है तो ये भी रेड नहीं लेगा, क्योंकि इसके बीच में भी कनेक्शन हो गया। सिमिलरली ये भी रेड नहीं लेगा। तो अगर दो वर्टेक्स आपस में ही रिलेशन में है तो दोनों जो है सेम कलर नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, दोनों अलग अलग ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेड था तो ये रेड लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं था, इस वजह से ये रेड ले लिया। और ग्रीन के भी केस में सेम चीज है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, मस्ट है, एकदम मस्ट है। इसको लिख कर ले लो, हर पेपर में आता है। आप पीवाई के उठाकर देख लेना, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। मैं डिट्टो बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ग्राफ का, कि ग्राफ में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आपको बस टॉपिक का रिव्यू दे रहा हूँ कि टॉपिक में है क्या और टॉपिक में करना क्या है। ठीक है, सो अब बात करते हैं वर्टेक्स कवर। तो देखो वर्टेक्स कवर पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वर्टेक्स कवर पे क्या, आपका जो वर्टेक्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपका ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसमें आपका मिनिमम मतलब सारे के सारे वर्टेक्स कवर होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप कोई एक और अलग लेते, वेट, तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि टू ले लो। ठीक है, टू ले लो, और अब देखो ना कि टू जो वर्टेक्स है वो और कौन कौन वर्टेक्स के साथ रिलेशन में है। तो टू आपका वन के साथ रिलेशन में है, थ्री के साथ रिलेशन में, एंड फोर फाइव सिक्स सबके साथ रिलेशन में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम आप इतने मतलब वर्टेक्स बताओ जो कि पूरे के पूरे आपके ग्राफ को कवर कर ले। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ के लिए आपका कौन कौन सा ऐसा मतलब वर्टेक्स होगा जो कि पूरे ग्राफ को कवर कर लेगा, यानी कि पूरे के पूरे एजेस को कवर कर लेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, टू फोर फाइव, क्योंकि टू और फाइव देखो क्या क्या कवर करेगा। टू एक ये एज कवर करेगा, 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 और एक ये एज कवर करेगा। टू आपका इतना एज कवर करेगा। और बात करें फोर एंड फाइव की, तो फोर आपका ये एज कवर करेगा और ये एज कवर करेगा। और फाइव की बात करें तो ये एज कवर करेगा और ये एज करेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें वर्टेक्स स्कोर में, तो वर्टेक्स स्कोर में आपको ये देखना होता है कि मिनिमम आप वो वर्टेक्स लो जो कि आपके पूरे के पूरे ग्राफ को कवर कर ले, यानी कि ग्राफ के पूरे एज को कवर कर ले। ठीक है, तो इसका अगर मैं वर्टेक्स कवर की बात करूं तो इसका वर्टेक्स कवर तीन निकलेगा, जो कि था टू फोर फाइव। टू और फाइव, टू फोर फाइव मिलकर पूरे के पूरे एजेस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है वर्टेक्स कवर, और इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सेट। तो देखो इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, तो इसमें आपको ऐसा वर्टेक्स लेना होता है जो कि आपका जस्ट बगल में ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखो इन दोनों के बीच में आपको कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है, कौन सा वर्टेक्स, जो कि है थ्री। ठीक है, और तो हमें क्या करना होगा, हमें जैसे कि अगर इस थ्री को है तो इस थ्री के बीच में ये और ये नंबर, यानी कि ये जो दो नंबर है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं ओवरऑल, क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा समझाने जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं डायरेक्ट अगर बात करूं तो आपको क्या देखना होता है कि उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो जो दो वर्टेक्स है वो डायरेक्ट अल्टरनेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो किसी के मदद से उस वर्टेक्स पर पहुंच रहा है। तो जैसे कि अगर हम वन की बात करें तो वन थ्री के हेल्प से फोर पर पहुंच रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें वन जो कि सिक्स पर कैसे पहुंच रहा है, टू की मदद से सिक्स पर पहुंच रहा है। ठीक है, और अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स फाइव की मदद से फोर पर पहुंच रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है ओवरऑल, हमें ये देखने को मिल रहा है कि वन फोर सिक्स आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये आपका डायरेक्ट अल्टरनेटिव में नहीं है, ये किसी चीज के मदद से वहां पे पहुंच रहा है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अगर हम नीचे अगर बात करें, अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़े, इन दिस ग्राफ वन पॉसिबल इंडिपेंडेंट सेट इज वन फोर सिक्स, यानी कि आपका वन फोर सिक्स एक इंडिपेंडेंट सेट है। सिंस नो टू ऑफ दिस वर्टिसेस आर एडजेसेंट, मैंने बताया ना कि वो अल्टरनेटिव मतलब तुरंत उसके बाद नहीं आना चाहिए। दिस इज मैक्सिमम साइज ऑफ इंडिपेंडेंट सेट, ये आपका पूरा मैक्सिमम होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो इसके अलावा आपको और कोई मतलब मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट देखने को नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंस देयर आर नो मोर देन थ्री वर्टिसेस। ठीक है, तो आपका इस ग्राफ के लिए तीन इंडिपेंडेंट मतलब तीन एलिमेंट का इंडिपेंडेंट सेट मिल गया। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है। इसके बाद अगर आप सोचने की कोशिश भी करो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट सेट, यानी कि अगर आप किसी एक वर्टेक्स को पकड़ो तो उसको उसके जस्ट पास वाले को छोड़ के उसके दूसरे वर्टिसेस पे जाओ, ठीक है। ऐसे ही आपको सेट बनाते हुए चलना है, और उस सेट में जिसका भी कार्डिनलिटी यानी कि जिसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें ज्यादा होगा वो आपका मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कहलाता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैचिंग का। तो देखो मैचिंग में क्या होता है। मैचिंग अगर हम बात करें ना, तो परफेक्ट एक मैचिंग होता है, इसमें बहुत सारे मैचिंग्स होते हैं। अगर मैं परफेक्ट मैचिंग की बात करूँ तो आपको वो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेने होते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा ग्राफ कवर हो जाए, ठीक है। ये होता है आपका मैचिंग। अगर आप इसका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो देखो, मैचिंग इज प्रॉब्लम इज द, सॉरी ये आपका यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। In this graph, the set of is 1, 2, 3, 4, 5, 6 form a maximum size of matching। मैंने अभी बोला ना कि आप मिनिमम इतने एज लो कि आपका पूरा का पूरा मैचिंग कंप्लीट हो जाए, वो आपका परफेक्ट मैचिंग कहलाता है। जो कि आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 मिलकर हो जा रहा है, ठीक है। फॉर्म्स अ मैक्सिमम साइज ऑफ मैचिंग सिंस नो अदर मैचिंग कैन कंटेन्स मोर देन 3 एजेस। और अगर आप बाकी को एजेस को कंप्लीट कर दोगे तो वो आपका देखोगे ना कि आपका इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप इन तीनों को छोड़ के किसी और को ले लो। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि इसको हटा दे रहा हूँ, 3 4 को हटा दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 3 5 एंड यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 1 2 को। वेट, 1 2 को नहीं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 5 एंड 2 6 को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, इसको अगर मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इस वाली लाइन को अगर मैं इरेज करता हूँ, वेट, हाँ, तो यहाँ पे मैं पेन ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ 3 5 ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ 2 6 ले रहा हूँ, तो एक 1 4 के लिए मेरे को एज बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूँ, मेरे को अगर मैचिंग कंप्लीट करनी है, मैक्सिमम मैचिंग, तो मेरे को कम से कम 3 एजेस चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे मैचिंग का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप मैचिंग चेक करते हो, यानी कि आप जो भी वर्टिसेस होते हैं उनके बीच में एक बना के देखते हो, एक एज बना के देखते हो, ठीक है। उस एक एज को आप टोटल मतलब चेक करते हो कि उससे आपका पूरा का पूरा वर्टेक्स कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको पूरा वर्टेक्स कवर हो गया तो उस जितने भी एज बने वही आपके क्या हो जाएंगे, उसके मैक्सिमम सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स। एडजेसेंट मैट्रिक्स अगर आपने सीटी पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया कि एडजेसेंट मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखो अगर आपके बीच में मतलब दो वर्टेक्स के बीच में एज है, यानी कि कोई एज है, यानी कि उसके बीच में कोई रिलेशन है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर उसके बीच में कोई एज नहीं है तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये दूसरे का एज आपको मैट्रिक्स गिवन है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो देखो 1 से 3 के बीच में एक आपको एज देखने को मिल, हाँ, तो ये इसी का है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसी का है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका अगर यहाँ पे नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4। तो अगर हम बात करें 1 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एज बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो ये हमेशा 0 होता है, आपका डायगोनल एलिमेंट आपका हमेशा 0 होगा। अगर हम बात करें 1 से 2 के बीच में, तो एज है तो ये यहाँ पे 1 हो गया। 1 से 3 के बीच में एज है तो यहाँ पे 1 हो गया, लेकिन 1 से 4 के बीच में एज नहीं है तो यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली 2 से 1 के बीच में है तो 1 हो गया। 2 से 3 के बीच में नहीं है, नहीं है ना, 2 से 3 के बीच में है तो 0। 3 से 3 के बीच में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और यहाँ पे 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके मैट्रिसेस काम करते हैं। अब बात करते हैं एडजेसेंट लिस्ट। तो यहाँ पे देखो एडजेसेंट लिस्ट क्या है। अगर हम बात करें कि आपका ए किससे किससे कनेक्टेड है, तो ए सिर्फ बी से कनेक्टेड है, तो आप अगर उसका लिस्ट बनाओगे तो ऐसा बनाओगे कि ए सिर्फ बी से कनेक्टेड है। बी किससे किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है एंड ई से कनेक्टेड है। तो आप वहाँ उसके सामने उसके जितने भी कनेक्टेड वर्टेक्स है आप उसको लिख दोगे, तो ऐसे ही आपके लिस्ट तैयार हो जाता है। ऑल्दो इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, एडजेसेंट मैट्रिक्स एंड एडजेसेंट लिस्ट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोर्स भी नहीं डाल रहा। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक जो कि बीएफएस है, और इससे आपको क्वेश्चन सीटी में भी देखने को मिलेगा और इसमें भी देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो आपको एल्गोरिदम काम का नहीं है, क्योंकि आप इसको ग्राफ थ्योरी में वापस से देखोगे, और अगर आपको थोड़े जल्दी कैलकुलेशन करना है तो मैं आपको एक इजी सिंपल वे बताता हूँ कि कैसे होता है। तो देखो आपका जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ग्राफ गिवन है, और हमें इसको बीएफएस से मदद से हमें इसका बताना है कि कैसे कैसे आप इसका आगे कंटिन्यू करोगे। तो देखो होता क्या, सबसे पहले आप एक वर्टेक्स को लोगे, तो मैंने यहाँ पे 1 को ले लिया, ठीक है। 1 के बाद आप इसकी एजेस के थ्रू जाओगे, तो आप 1 से 2 की तरफ भी जाओगे और 4 की तरफ भी जाओगे, क्योंकि दोनों तरफ आपके एजेस हैं। 2 की तरफ गए और 4 के भी तरफ गए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बॉक्स बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप 1 पे पहले थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या किए, 2 पर गए और 4 पर गए, 2 और 4 पर गए ना। अब उसके बाद क्या करोगे, 2 और 4 के बाद
टू से आप डायरेक्ट जा सकते हो थ्री पर। ठीक है, यहाँ से टू से थ्री के बीच में एज है ना, तो टू से आप जा सकते हो थ्री पर। तो अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पे काट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थ्री, यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा, फोर और थ्री हो जाएगा। ठीक है, फोर और थ्री हो जाएगा, यानी कि अब टू से कहाँ पे आ गए, थ्री पर आ गए। अब देखो, थ्री से आप सिक्स पर जा सकते हो, लेकिन फोर से फाइव पे भी जा सकते हो। तो कौन सा छोटा है, थ्री से सिक्स पर कि फोर से फाइव पर, कौन सा नंबर छोटा है, फाइव या फिर सिक्स? तो फाइव छोटा है, यानी कि फोर से हम कहाँ पे आएंगे, फाइव पर आएंगे। तो हम यहाँ पे फोर को कट करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर कट करके हम लिखेंगे फाइव, यानी कि थ्री के बाद फाइव आ गया। ठीक है, अब देखो, थ्री से सिक्स पर जा सकते हो और फाइव से सिक्स पर जा सकते हो, तो कौन सा नंबर छोटा है, थ्री या फिर फाइव? तो थ्री छोटा है, तो हम थ्री को कट करके सिक्स पर जाएंगे, तो थ्री को कट करके हम किस पर जाएंगे, सिक्स पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स में लिख देता हूँ, सिक्स पर आ गए। ठीक है, अब देखो, सिक्स पर तो आ गए, अब फाइव से भी सिक्स पर ही आना था, लेकिन हम डायरेक्ट सिक्स पर आ गए थ्री की वजह से। तो अब हमारा ये वाला जो एज है नहीं बनेगा, अगर हम ग्राफ इसका बनाएंगे तो हमारा ये वाला एज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब सिक्स के बाद हम सेवन पर आ जाएंगे। ठीक है, सिक्स के बाद हम सेवन पर आ जाएंगे, तो ऑल दो अगर हम आंसर देखें तो क्या बनेगा हमारा, वन टू फोर थ्री फाइव सिक्स सेवन, वन टू फोर थ्री फाइव सिक्स सेवन, वन टू फोर थ्री फाइव सिक्स सेवन, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है। अब देखो इसमें हुआ क्या, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाते हुए चलूं तो पहला हमारा वन ऊपर एक ऐसा बन गया। ठीक है, ये है हमारा वन। ठीक है, अब वन से हम टू पर भी जा सकते हैं और फोर पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ से हम इधर आ गए और यहाँ से हम इधर आ गए। पहले हम गए टू पर और उसके बाद गए हम फोर पर। ठीक है, फोर पर गए। अब हम टू से थ्री पर जा सकते हैं, क्योंकि टू से अब डायरेक्ट थ्री के लिए और कोई रूट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम टू से थ्री पर आ सकते हैं। ठीक है, टू से हम थ्री पर आ सकते हैं, और फोर से हम फाइव पर जा सकते हैं, और कोई आपको रूट देखने को नहीं मिल रहा है, तो फोर से हम फाइव तक, फाइव पे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हम थ्री से भी सिक्स पर जा सकते हैं और फाइव से भी सिक्स पर जा सकते हैं, हम दोनों से सिक्स पर जा सकते हैं ना। तो जब भी आपके पास ऐसा कंडीशन आए तो आप उस छोटे वाले नंबर को लेना जो उन दोनों में से छोटा है। तो थ्री और फाइव में से छोटा कौन है, थ्री है, तो हम थ्री से सिक्स पर जाएंगे। ठीक है, तो हम थ्री से सिक्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम सिक्स आ गया। ठीक है, अब देखो, सिक्स सिक्स पर आ गए हम, अब सिक्स से अब डायरेक्ट सेवन का रूट है, तो हम यहाँ पे सिक्स से कहाँ पे आ जाएंगे, सेवन पर आ जाएंगे। तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बीएफएस हमारा क्या करता है, हमारा जो भी ग्राफ है उसको एक स्पेशल स्पेनिंग ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसको छोटा कर देता है, जो कि बीएफएस एक बहुत यूजफुल मेथड है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएफएस की, तो बीएफएस आपका हो गया, आई थिंक यही था कि आपको तो ग्राफ देने को बस देगा और आपको उसको बीएफएस के तरीके से उसको छोटा करके आपको उसको आंसर में देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएफएस के, अगर आपसे पूछ दे कि डीएफएस की वे में उसको छोटा करो तो आप कैसे करोगे, तो बीएफएस का वे तो हमने देख लिया, अब डीएफएस के वे को देखते हैं। तो डीएफएस में क्या करना होता है, आप एक एलिमेंट को लोगे और पूरा एंड तक जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने टू को पकड़ा, पहले मैं ऊपर वाली क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो देखो, यहाँ पे अगर आप इसको डीएफएस के वे में सोल्व करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपने एक एलिमेंट को पकड़ा जो कि वन था, वन से आप क्या करोगे, सबसे छोटे पर जाओगे, टू और फोर, मैंने बताया कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो तो आप उसमें से सबसे छोटे को लोगे, तो आप क्या करोगे, टू पर जाओगे। अब टू की जाने के बाद थ्री पर जाओगे, थ्री पर से जाने के बाद कहाँ पे जाओगे, सिक्स पर जाओगे, और सिक्स पे सेवन पर चले जाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, पहला तो आपका था वन, वन से आपने कहाँ गया, आप गए यहाँ पर टू पर। ठीक है, वेट, टू पर, टू, टू के बाद आप कहाँ गए, आप गए यहाँ पर। ठीक है, थ्री पर, टू के बाद थ्री पर गए, थ्री के बाद सिक्स पर गए, और यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दूं, थ्री के बाद सिक्स पर गए, सिक्स के बाद अब आप गए सेवन पर, तो यहाँ पे हो गया सेवन। और अगर बात किया जाए, ये तो आपका पूरा एक एंड तक हो गया, अब इसके बाद क्या, वापस चले जाओगे ऊपर। ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया था। अब आप यहाँ पे आपका ये वाला एज तो पूरा खत्म हो चुका है, अब देखोगे दूसरे वाले एज को, दूसरे वाले एज को, यानी कि अब ये फोर वाले पर चले जाओगे। तो वन से फोर के बीच में रिलेशन है, यानी कि अब वन से आप फोर के बीच में ऐसे एक ट्री बनाते हुए चलोगे, तो यहाँ पे आपका फोर हो गया। अब फोर से फाइव पर, तो फोर से आप ऐसे जाओगे और यहाँ पर फाइव बनाओगे। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसको देख लेना क्योंकि मैं कीबोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फोर से फाइव के बीच में, अब फाइव से सिक्स के बीच में नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ पे पहले एक रिलेशन बन चुका है, वन टू, टू से थ्री, थ्री से सिक्स, सिक्स एंड सेवन। ठीक है, तो आपका एक यहाँ पे एक और ऐसा एक ग्राफ बन गया जो कि डीएफएस के मेथड से सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ऑल दो आपको ये दोनों देखने में सिमिलर है, क्योंकि दोनों आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन मिल चुका है हमें जो कि बीएफएस से भी सॉल्व करने पर और डीएफएस से भी सॉल्व करने पर सेम आंसर दे रहा है। ठीक है, ये हर बार नहीं होता, इस बार पता ना क्यों मैच हो गया है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया कि कैसे बीएफएस को करते हैं और कैसे डीएफएस को करते हैं। बीएफएस में क्या होता है, एक बार और सुन लो, बीएफएस में आप हर स्टेप पर चेक करते हो, यानी कि पहले आपने इसको चेक किया। ठीक है, चेक करने के बाद अगर आपको दो उसके बीच में एज देखने को मिलेगा तो छोटे वाले को कंसीडर करोगे। ठीक है, कंसीडर करने के बाद आप पूरे पूरे
इसको कवर करोगे, ठीक है, पूरे के पूरे इस पार्ट को कवर कर लोगे। इस पार्ट को एक बार जब आपने कवर कर लिया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट पर जाओगे, नेक्स्ट पार्ट पर जाने के बाद आप उस पार्ट को कवर करोगे, उस पार्ट को कवर कर लिया। इसी तरीके से आप बढ़ते हुए चलोगे, ठीक है। लेकिन डीएफएस में क्या होता है, अगर आपका डीएफएस है तो उसमें आप स्टार्टिंग करोगे, लेकिन उस स्टार्टिंग करने के लिए आप एकदम एंड में चले जाओगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक बार प्रोसेस स्टार्ट किया तो आप जब तक आपका एंड नहीं आता तब तक उस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। तो ये होता है आपका बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस। ऑल्दो एल्गोरिदम आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो एल्गोरिदम मैं हटा दे रहा हूँ। अब बात, अब चलते हैं नीचे, ठीक है। तो अब देखो डिग्री क्या होती है। तो देखो अगर आपके वर्टेक्स पर जितने एरो आ रहे हैं वो आपके डिग्री होते हैं, या फिर जितने एरो जा रहे हैं वो आपके आउट डिग्री होते हैं, और जितने आ रहे हैं वो इन डिग्री होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डी के ऊपर ऐसे दो एरो बना दूं, ठीक है, एक ए की तरफ से और एक बी की तरफ से, तो इसका इन डिग्री क्या होगा, 2। लेकिन डी से मैं सी की तरफ एक एरो निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ऐसा एरो निकाल दे रहा हूँ, तब इसका क्या डिग्री, आउट डिग्री हो जाएगा, आउट डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। आउट डिग्री मतलब जो भी आपका एरो बाहर की तरफ जा रहा है वो कितने एरो हैं, और इन डिग्री मतलब कितने एरो आपके तरफ आ रहे हैं वो इन डिग्री है। तो आई थिंक ये आपके पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं यहाँ पे। अगर मैट्रिसेस में आप देखना चाहो, तो अगर यहाँ पे अगर वन ऐसे अगर मैं बता दूं, तो वन के लिए कितने यहाँ पे वन आपके बन रहे हैं, तो एक और दो, यानी कि आपका वन के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, 2, ठीक है। ये आपको मैट्रिसेस क्लियर हो गया। और यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगा। अब आ गया हमारा जो कि है टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड लॉगिन्स पाथ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डीएजी क्या होता है। तो डीएजी हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, यानी कि उसके बीच में साइकिल नहीं बनना चाहिए हमारे जो ग्राफ है। और यही आपका सिंपल होता है। तो इसको देख लो, इसमें होता है क्या, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड मतलब कि आपका जो एज होगा उसमें डायरेक्शन होगी, असाइक्लिक मतलब कि जो भी आपका ग्राफ है उसमें साइकिल क्रिएट नहीं होगा। कभी कभी देखते हो कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे एक कंसिडर कर लूँ, एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एंड एक ऐसे है, एंड एक ऐसे है, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि चारों के चारों जो एरो है वो एक आपस में सर्कल बना रहा है, तो ये आपका डीएजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीएजी के लिए आपका साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डीएजी। अब बात करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, क्योंकि अभी ऊपर आपका कोई भी बस इसका वो चीज आपको दिया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसके अलावा आपका डीएजी में और कुछ नहीं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे आप डिग्री को हटाते हुए चलते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ क्या, तो देखो इस अगर स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। अगर मैं इसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पूछ लूँ कि इसका होता क्या है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप किसी एक वर्टेक्स को उठाओगे, वर्टेक्स जैसे कि मैंने डी ले लिया। अब देखो इस डी पर क्या है, डी पर आप ऐसे ना लो, आप लो ना उस वर्टेक्स को लो जिस पर वर्टेक्स कोई मतलब जिस पे आपका एज डायरेक्टेड ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक पे आपको कोई भी डायरेक्टेड एज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी की जगह पे ए को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउट डिग्री क्या है, आउट डिग्री है यहाँ पे 0, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आउट डिग्री नहीं है, सॉरी इन डिग्री नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये किस पे अपना एरो दे रहा है, तो ये डी पर दे रहा है और बी पर दे रहा है। तो अगर हम डी पर इन डिग्री की बात करें तो इन डिग्री यहाँ पे सिर्फ एक है, और बी पे बात करें तो बी पे भी सिर्फ एक है, ठीक है। तो अगर हम मैं ए को रिमूव कर देता हूँ, अगर यहाँ से मैं ए को रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और बी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया कि किस वर्टेक्स पर कम इन डिग्री है, तो सबसे पहले ए पर कम इन डिग्री था, यानी कि 0 था, ठीक है। ये मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं हम उस वर्टेक्स को चूज करते हैं जिस पर हमारा इन डिग्री कम हो। तो हमने चूज किया ए पर हमारा 1 डिग्री इन डिग्री था 0, ठीक है। तो अगर हम ए को रिमूव करेंगे तो हमारा जो डी का इन डिग्री था वो 1 से 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले उस पर ए ही का था इन डिग्री। और बी का क्या हो जाएगा, बी का भी सेम 1 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 0 0 हो चुके हैं अगर मैंने ए को हटा दिया। तो अगर अब मैं इस डी को हटाऊंगा तो ई पर हमारा देख सकते हो 2 इन डिग्री है, ठीक है। लेकिन सी पर हमारा एक ही इन डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, हम बी को हटाएंगे। क्योंकि हम बी को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और अगर हम इस डी को हटाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता तो हम वहाँ पे चेक करते कि कौन सा इंक्रीजिंग और कौन सा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मैं पहले डी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे डी हटा दिया तो ई हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी के लिए सी के लिए अभी भी 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बी के भी तरफ से आ रहा है और ई की तरफ से आ रहा है। लेकिन डी बस हटा दिया तो यहाँ पे ई की वजह से
ई का हमारा 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ई का हमारा 1 डिग्री हो गया, तो अब हम बी को हटाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे ही हमारा सबसे कम इन डिग्री है जो कि 0 है। तो अब हम बी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सी पर 1 हो जाएगा और ई पर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो पहले बी की तरफ से था अब वो भी हट चुका है, तो यहाँ पे अब 0 हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि ई पर हमारा 0 हो चुका है और सी पर अभी हमारा 1 है और एफ पर हमारा 2 है। 2 इन डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम ई को हटाएंगे क्योंकि ई का सबसे कम इन डिग्री है। तो ई को हटाएंगे तो अब यहाँ पे जो पहले ई की तरफ से आ रहा था सी पर, अब वो भी हट चुका है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 0। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा 0 और एफ पर अभी भी है हमारा 1। तो अब हम सी को हटाएंगे, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसका ऑर्डरिंग की बात करेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले अभी यहाँ ए को हटाया। ए को हटाने के बाद हमने क्या किया, हमने डी को हटाया। ठीक है, डी को हटाने के बाद हमने क्या किया, हमने बी को हटाया। ठीक है, बी को हटाने के बाद हमने क्या हटाया, हमने ई को हटाया। तो यहाँ पे हमने ई को हटाया। ई को हटाने के बाद हमने सी को हटाया और सी को हटाने के बाद हमने एफ को हटाया। ठीक है, तो ये था हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि हम डी के पहले बी को हटाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको कंडीशन देखने को सेम मिली थी, यहाँ पे भी 0 हो गया था और यहाँ पे भी 0 हो गया था। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका भी आंसर दे सकते हो। अगर ऑप्शन में दोनों आंसर है तो आप दोनों को टिक करके आ सकते हो। तो यहाँ पे बी डी ई एफ सी हो जाएगा। ठीक है, ई सी एफ, दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर का सॉर्टिंग। तो ये आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट पाथ का। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट पाथ कैसे कवर करते हो। तो देखो, अगर आपका डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें जो भी आपके बनाओगे, जो ट्री अपना बनाओगे, उस ट्री में जो भी वैल्यूज आपकी बड़ी बड़ी होंगी, मतलब अ, अगर आप ट्री को खोलोगे तो उस ट्री को खोलने के वक्त जो आपका आखिरी एलिमेंट होगा, तो स्टार्टिंग से लेके आखिरी एलिमेंट के बीच का जो भी पाथ होगा वही आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डीएफएस में खोला था, जैसे कि हमने एक ट्री को खोला था ना, यहाँ पे कहाँ गया, वेट, हाँ यहाँ पे हमने खोला था, तो इसका जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, 1 से 7 का होगा लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉन्गेस्ट पाथ। वेट, कहाँ गया स्लाइड। ठीक है, तो अब है हमारा टॉपिक जो कि ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या होता है, तो देखो नेम से इसका क्लियर है, ट्रांजिटिव। आपने अगर रिलेशन पढ़ा हो तो उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है उसका मतलब, कि अगर ए से बी में रिलेशन है और बी से सी में रिलेशन है तो ए से सी के बीच में रिलेशन होगा ही। सो सिमिलरली कुछ वैसा ही टाइप का यहाँ पे भी होता है कि जो आपके पूरे के पूरे वर्टेक्स है वो कवर होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे वो कवर होने चाहिए, तो जैसे देखो, यानी कि अगर आपका ए से बी की तरफ है, तो मतलब आपके किसी एक पॉइंट को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, किसी एक वर्टेक्स को कंसीडर कर रहे हो, तो उस वर्टेक्स से आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब किसी भी वर्टेक्स पर जा सकते हो। जैसे कि अगर ए से बी पर जा सकते हो तो बी से डी तक का भी रास्ता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये हमारा ट्रांजिटिव अभी नहीं है, ट्रांजिटिव क्लोजर में नहीं है। अगर हम इसमें बात करें तो आप ए से बी तक जा सकते हो। ठीक है, बी से आप ए तक भी जा सकते हो। कैसे, बी से सी पर जाओगे, सी से ए तक जाओगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपका एक गलती, आप ऐसे भी आपका एक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बी से डी तक भी आप जा सकते हो। तो अगर आप इस पूरे के पूरे ग्राफ में चेक करोगे ना, तो आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जा सकते हो। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जा सकते हो। बस इसी चीज को हम कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव क्लोजर। और आई थिंक यहाँ पे भी आपका ट्रांजिटिव क्लोजर का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ऐसे दो मैट्रिक्स आपका गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। और अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर ही है। ठीक है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मेन चीज आता है कि जब हम ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकालते हैं। तो ट्रांजिटिव क्लोजर, तो इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये आई थिंक आपका पेपर में भी नहीं आता है। अभी तक जितने मैंने पीवाईक्यू देखे हैं, आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मैंने बस जितनी चीजें बताई हैं कि आपको बस ध्यान रखें, वही चीज आपको बस मेनली फोकस करना है, क्योंकि वही आपको मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप ये फॉर्मूला देख सकते हो कि कैसे होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा तो आपको ये क्वेश्चन कभी देखने को मिलेगा नहीं आई थिंक पेपर में। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी, मतलब जिस साइज का आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका आप निकालते हुए चलोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपका 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो आपका जब ट्रांजिटिव क्लोजर कंप्यूट करना है, यानी कि उसको निकालना है, तो क्या करोगे, ए प्लस ए स्क्वायर बस निकालोगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक है, एन तक है, लेकिन हमें 2 बाई 2 का निकालना है, तो क्या करोगे, ए प्लस ए स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसका जब समेशन करोगे तो आपका ट्रांजिटिव क्लोजर निकल के आ जाएगा।
और एप्लीकेशन आई थिंक फाइंडिंग पाथ में मदद करता है और कनेक्टिविटी में मदद करता है। ऑल्दो ये आपको कुछ काम का है नहीं अभी, ये आपको जब डिटेल में ग्राफ थ्योरी पढ़ोगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया गया है आपके सिलेबस में, मैथ्स 1 में और सिटी में बस आपको एक इंट्रोडक्शन गिवन हुआ है, बस उसे ही आपको देखना है। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी चीज़ें अभी खत्म होती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है वेटेड ग्राफ, और यही आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अभी तक देखो जितनी भी मैंने चीजें बताई उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऊपर जो मैंने तुमने टर्म लिए हुए हैं, कौन कौन से टर्म लिए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे बुक मार्क खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बुक मार्क खोलता हूँ तो देखो आपको सबसे पहले किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कलरिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर बीएफएस डीएफएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप बीएफएस में कैसे ग्राफ को खोल सकते हो और डीएफएस में कैसे ग्राफ को खोल सकते हो। ये दो चीजें हो गई, और एक कलरिंग हो गया, तीन चीज। चौथा चीज क्या है, चौथा आपका जो टोपोलॉजिकल और सॉर्टिंग ऑर्डर बताया है कि कैसे आप सॉर्टिंग करते हुए चलोगे। सबसे पहले इंडि ऐसे आपको इन डिग्री चूज करनी है ना जिसका कम हो, ठीक है। मेन चीज आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर में यही है कि आपको सबसे कम इन डिग्री का चूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो चार चीजें हो गई, और पांचवी चीज आपको यहाँ से मिलती है जो कि है हमारा क्या, हमारा वेटेड ग्राफ। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहता हूँ कि आप कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन आते ही आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक है डिजिक्स्ट्रा, ठीक है, और दूसरा है आपका बेलमन फोर्ड, ठीक है, चौथा है आपका प्रिम्स, पांचवा है आपका क्रिक्सल, और छठा है आपका फ्लॉड का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है, आपको मेनली बस दो ही को सीखने हैं, ठीक है, मेनली दो ही को सीखना है, और बाकी सबके आपके स्टेटमेंट इनफ है, क्योंकि पेपर में उसके स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं और दो के कैलकुलेशन पूछे जाते हैं। तो दोनों का कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, तो जो कि है डिजिक्स्ट्रा, तो इसका देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो मैं तुमको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप एक ऐसा पॉइंट चूज करोगे ना, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, इसमें आपको कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वही पॉइंट चूज करनी है, क्योंकि ऊपर तो आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर में चूज करने का इंपॉर्टेंस था कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। इसमें आप कोई भी पॉइंट चूज करो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ए चूज कर लिया, ठीक है, ए चूज कर लिया। अब उस पॉइंट से आप छोटा, सबसे जो छोटी मतलब एज है उसको चूज करो। तो यहाँ से आप देखो ए से सी तक जाने का 1 है, मतलब वैल्यू 1 है, और बी से 4 तक जाने का, अगर मैं इसकी किलोमीटर में नापता हूं, जैसे देखो ए से सी तक जाने का कितना डिस्टेंट है, 1 किलोमीटर है, और बी ए से बी तक जाने का 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि सी सबसे छोटा डिस्टेंस बताओ जो मैं सी तक पहुंच जाऊँ, तो तुम कहोगे कि ए से सी तक चले जाओ, 1 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। और मैं अगर तुमसे कहूँ कि मेरे को ए से बी तक जाना है, तो तुम क्या कहोगे कि ए से बी तक अगर तुमको मतलब तुमको बी पर जाना है तो तुम ए से बी तक चले जाओ, सबसे छोटा 4 पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज तुमको डिजिक्स्ट्रा बताता है कि तुम सबसे छोटे पास में कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हो, वही तुमको डिजिक्स्ट्रा बताता है। तो अगर मैं ओवरऑल तुमको इसको कंप्यूटिंग की बात करूँ तो कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले तुम क्या करते हो, किसी पॉइंट को पकड़ोगे, अब उस पॉइंट से तुम दोनों तरफ इसके एज है तो दोनों तरफ कैलकुलेट करोगे। तो ए से सी तक जाने का 1 है और बी से ए से बी तक जाने का 4 है, ठीक है। अब सी से डी तक जाओ, तो सी से डी तक जाने का तुम्हारा 3 है, लेकिन बी से डी तक जाने का 5 है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बी की तरफ से जाए डी तक तो हमारा 9 पड़ेगा, लेकिन हम ए से सी की तरफ से होते हुए डी पर जाए तो हमारा 4 पड़ेगा। तो कौन सा डी तक जाने का सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो कि है 4, ठीक है। ये हमारा 9 वाला नहीं है, लेकिन ए से बी तक जाने का है हमारा 4, ठीक है। तो यही आपका चीज है, आपका ऐसे ही पूछता है, ठीक है। डिजिक्स्ट्रा में क्या देगा कि आपका 2 पॉइंट क्या दे देगा कि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटे डिस्टेंस बतानी है, तो सबसे छोटे हुए पाथ को लेते हुए चलोगे, ठीक है। तुम सबसे छोटे हुए पाथ को लेते हुए चलोगे, वही तुम्हारा डिजिक्स्ट्रा हो जाएगा। अब बात करते हैं बेलमन फोर्ड का, तो बेलमन फोर्ड का भी सिमिलर होता है, बस इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप इसको नेगेटिव के लिए यूज नहीं कर सकते, जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई वो तुम नेगेटिव के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन बेलमन फोर्ड का जो एल्गोरिदम है तुम उसको नेगेटिव के लिए यूज कर सकते हो। यही तुम्हारा दो डिफरेंस, मतलब एक मेजर डिफरेंस होता है बेलमन फोर्ड के बीच और डिजिक्स्ट्रा के बीच, ठीक है। बेलमन फोर्ड में क्या होता है, तुम सेम काम करोगे, जैसे कि अगर तुमको ए से डी तक जाना है तो तुम क्या करोगे, ए से बी तक गए हो 2 में, ठीक है, और तुम सी तक अगर जाते हो तो तुम 4 में जाते हो। वेट, अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट कर दूं, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे मैं 1 1 वैल्यू ले ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ए से बी तक जाने में तुमको 2 किलोमीटर लग रहा है, ए से सी तक जाने में तुमको 5 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन मैं पूछूं कि डी तक तुमको जाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम बी की मदद से जाओगे कि सी की मदद से जाओगे। बी की मदद से जाने में तुमको कितना लग रहा है, यहाँ पे तुम 2 ले लो, ठीक है, क्योंकि बी से डी तक का कोई तुमको वैल्यू गिवन नहीं। तो देखो ए से बी, ए से अगर तुम बी की मदद से डी पर जा रहे हो तो तुमको कितना लग रहा है, 2 + 2 यहाँ पे लग रहा है 4,
लेकिन तुम सी की मदद से जा रहे हो तो कितना लग रहा है, 5 + 1 6 लग रहा है। तो कौन सा शॉर्टेस्ट है, बी की मदद से छोटा है ना। तो तुम क्या तुम अगर तुमको पाथ चूज करना है तो तुम क्या करोगे, ए से बी पर जाओगे, बी से डी पर जाओगे। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि ए से ई तक जाने के लिए सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको 1 ऐड करोगे। नहीं, यहां से भी तो देखो, यहां से भी एक छोटा पाथ तुमको गिवन है जो कि है 1। ठीक है। और इसी बीच में अगर कोई नेगेटिव आ जाता है, तो सपोज अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे -1 आ जाता है, यहाँ पे अगर -1 आ जाता है, वेट -1 यहाँ पे नहीं करो तुम, हाँ -1 कर दो, ठीक है। तो -1 कर दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ए के भी मदद से तुम अगर बी के भी मदद से तुम डी पर जाते तो तुम्हारा 4 पड़ता, और सी के भी मदद से डी पर जाते तो तुम्हारा 4 पड़ता। तो ओवरऑल दोनों 4 पड़ता। तुम यहाँ पे तुम कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे तुम पॉइंट्स को इधर उधर कर सकते हो। मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पे भी तुम्हारा सेम काम होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है तो तुम यहाँ पे नेगेटिव से खेलने लगते हो। तो ये हो गया तुम्हारा बेलमन फोर्ड। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर चेक करना है, जो कि है यहाँ पर तुमको आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो कि है तुम्हारा यहाँ पे, वेट कहाँ गया, डिजिक्स्त्रा का यहाँ पे तुम्हारा एक स्टेटमेंट होगा जो कि इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आई थिंक मुझे अभी मिल नहीं रहा। हाँ, तो ये चीज फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिसका में तुम शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हो, ठीक है। और अगर बेलमन फोर्ड की बात करें तो बेलमन फोर्ड में देख लो, यहाँ पर तुम क्या चूज करते हो, यहाँ पे भी सेम होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ही चूज करते हो, दो नोट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन उसमें नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पढ़ सकते हो, इट इज कैपेबल टू हैंडलिंग द ग्राफ विद द नेगेटिव वेट एजेस, अनलाइक द डिजिक्स्त्रा एल्गोरिथम, क्योंकि डिजिक्स्त्रा में तुम्हारा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जैसे उसका उल्टा नेगेटिव होता है, तो यही दो उसका अंतर है। तो आई थिंक मैंने तुम्हें मेथड भी समझा दिया कि कैसे उसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री एक छोटा सा टॉपिक है। अभी जो तुमने ऊपर जो ट्री बनाना सीखा है ना, वो वही चीज है तुम्हारा, कि तुम उसको देखो, ट्री में तुम्हारे दो चीजें होती है। पहला कि उसमें साइक्लिक नहीं होता है तुम्हारा, ठीक है, यानी कि उसमें तुम सर्कल तो बनाते नहीं हो, क्योंकि जब भी तुमने ऊपर मेरे को ट्री बनाते हुए देखा, तो ट्री कैसा बनता है, ट्री तुम्हारा ऐसा एक ब्रांच की तरह बनता है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि उसके बीच में तो सर्कल आता नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके जब भी तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम इसको मेक श्योर करना है कि तुम्हारा उसमें सर्कल ना बने। और दूसरा पॉइंट कि उसमें जो भी तुम एजेस यूज करोगे, तुम वहां पे तुम्हारा जो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए एजेस के बीच में, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्पैनिंग ट्री के बीच में दो मेन पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम देखो, ये जो ऊपर दोनों, जो तुमने ऊपर दोनों पढ़ा और नीचे जो पढ़ने वाले हो, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। इसमें तुम मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, यानी कि उसमें सबसे छोटी वैल्यू को तुम चूज करते हो, यानी कि तुम ये चाहते हो ना कि जो तुम्हारा पूरा ग्राफ है वो छोटी से छोटी वैल्यू में तुम्हारा समराइज हो जाए। लेकिन ऊपर तुम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे थे, यही दोनों मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। प्रिंस में तुम क्या करते हो कि तुम पूरे ग्राफ को कवर करने की कोशिश करते हो। जैसे कि अगर मेरे को इस ग्राफ को कवर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरे को वन में मेरा ये एज कवर हो जा रहा है, यानी कि ये दो वर्टेक्स मेरे वन में कवर हो जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ई सी मेरा वन में कवर हो जा रहा है। अगर मैं बात करूँ जी एच मेरा वन में कवर हो जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ ये डी एच मेरा टू में कवर हो जा रहा है। और बात करूँ इसकी तो ये बी डी मेरा टू में कवर हो जा रहा है, और डी एफ के बीच में फोर ही है मैक्सिमम। और ये हमारा टू हो गया। एंड एनीथिंग एल्स इज हेयर, आई थिंक, हाँ, ये। तो अगर आप बात करें इस पूरे ग्राफ को, तो देख रहे हो कि मैंने क्या किया, मैं सबसे छोटी छोटी वैल्यू को लेते हुए गया, सबसे छोटी छोटी वैल्यू को लेते हुए गया। और एंड में मेरा क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो कवर हो गया, यानी कि सारे के सारे वर्टेक्स को मैंने कवर कर दिया। ये एज नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि पहले ही ये जी मेरा इंक्लूड हो चुका है एच की मदद से, ठीक है। तो इसको आप इरेज कर सकते हो, इस एज को। वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये मेरे को सर्कल क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका स्पेनिंग ट्री, जो कि मैंने बताया था कि सर्कल नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पे सर्कल बन रहा था, इसीलिए वजह से मेरे को कंफ्यूजन आ गया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इजीली तुम्हारा एक स्पेनिंग ट्री बना दिया है, जो कि तुम्हारा एक ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा कोई भी साइकिल देखने को नहीं मिल रहा है। और यही काम क्या करता है तुम्हारा प्रिम्स एल्गोरिदम करता है, क्या करता है वो, तुम्हारा जो भी ग्राफ है उसको छोटे में समराइज करने के काम करता है, यानी कि तुम्हारे छोटे में वैल्यू में ही तुम्हारा पूरा काम हो जाए। और ऊपर जो तुम्हारे दोनों थे वो शॉर्टेस्ट पाथ बता रहे थे, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देख रहे हो कि पूरे के पूरे ग्राफ को मैंने समराइज कर दिया। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ये कितने में समराइज हुआ है, 1 2 2 4 6 10, 10 और 3 कितना होता है, 13। तो 13 वैल्यू में ये तुम्हारा पूरा ग्राफ समराइज हो गया। सिमिलरली क्रुक्सल भी काम करता है, लेकिन इसका कुछ एल्गोरिदम चेंज होता है।
तो मेन चीज अगर हम बात करें ना इन सब के लिए, तो इन सब के लिए स्टेटमेंट आपका मेन है। और जो जिसका जिसका प्रोसेस था, मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस काम करता है। जैसे इन तीनों का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इन तीनों का प्रोसेस बता दिया। और बाकी सारे के सारे का आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ऊपर दोनों का स्टेटमेंट बता दिया, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर MCST की मदद से ये आपका जो वेटेड ग्राफ है उसका क्या करता है, एक ग्राफ बनाता है, ठीक है। सिमिलरली क्रूक्सल भी वही काम करता है, इसका भी आप स्टेटमेंट देख लोगे। और तीसरा है हमारा जो कि फ्लड वर्सल एल्गोरिदम है। इसमें क्या होता है, इसका आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा प्रॉब्लम। इसमें बस आपको एक स्टेटमेंट होता है, उसको याद रखना है। ये आपका ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, ये आपका शॉर्टेस्ट पार्ट निकालता है किसका, ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस का, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कवर हो चुका है। बाकी नीचे आपको सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि मैं प्रॉब्लम कवर नहीं करूंगा। यहाँ पे आपका पूरा ग्राफ खत्म हो चुका है। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कौन से स्टेटमेंट आपको देखने हैं, और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि कैसे सॉल्व भी करते हैं। इसमें आपको बस उसका समराइज निकालना होता है, कैसे सबसे छोटे छोटे एजेस को मतलब ऐसे एजेस पकड़ो जिसकी वैल्यू कम हो, और उन सबको ऐड कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर आप वैल्यू को चेक करते हुए चलो कि दोनों के बीच में आप किस तरीके से जाओ तो आपका कम डिस्टेंस पड़ेगा, ठीक है। ये आपके दोनों के बीच का मतलब दोनों का ये आपका समरी था कि आप कैसे जा सकते हो, और नीचे वाले का समरी तो मैंने बता ही दिया कि आप उस एज को पकड़ो जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी खत्म होता है। इसको मैं CTVT के लिए मतलब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं डालूंगा, मैं इसका पूरा एक अलग से वीडियो ही क्लियर बना दिया हूँ, जिसका मैं हेडिंग डाल दूंगा ग्राफ थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।